हेलो फ्रेंड्स। द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन सीरीज़ में आज हम 21 अप्रैल का एडिटोरियल सेक्शन डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशन प्रारंभ करने से पहले हम सभी सिविल सर्वेंट्स और जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को सिविल सर्विसेज डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम आपको बता दें, आज ही के दिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मेटकाल्फ हाउस दिल्ली में सिविल सर्विसेज सर्वेंट प्रोबेशनर्स को एड्रेस करते हुए ये कहा था कि सिविल सर्विसेज स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। तो इन शब्दों के साथ आज हम एडिटोरियल सेक्शन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। आज फ्रेंड्स 7 आर्टिकल आए हैं, लेकिन हम सिर्फ 5 आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला आर्टिकल है द ओकेजन और टू रिविजिट द सोवरेन्स रोल। तो फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में गवर्नमेंट के रोल को रिविजिट रीडिफाइन करने की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट जो क्राइसिस है उससे रिलेट करते हुए, और कुछ सुझाव भी दे रहे हैं कि किस किस सेक्शन पे जो है गवर्नमेंट को या फिर जो भी जुडिशरी है उसको सोचने की आवश्यकता है। तो शुरू करते हैं आर्टिकल फ्रेंड्स। तो हम सब जानते हैं कोविड-19 से कोई भी सेक्शन जो है या कोई भी सेक्टर इकॉनमी का जो है अछूता नहीं रहा है फ्रेंड्स। और हम सब जानते हैं अभी इसका कोई वैक्सीन भी नहीं है। और कुछ स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन जो है हो रहा है। चाइना में देखिए, जहाँ पे कहीं एक भी इन्फेक्शन नहीं हो रहा था, एक भी केसेस नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर से वहाँ पे केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो कि फॉरेन टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं तो फिर उनके यहाँ, या फिर जो फॉरेनर्स आ रहे हैं तो उससे फिर से ये इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा है। और फिर क्या है, फिर आगे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो पहले ह्यूमन क्राइसिस या फिर कैलेमिटीज़, नेचुरल कैलेमिटीज़ आई थी या फिर इन्वायरमेंटल क्राइसिस आई थी, उससे जो ये कोविड-19 है ये डिफरेंट है फ्रेंड्स। कैसे डिफरेंट है? जैसे इन्वायरमेंटल क्राइसिस मतलब हो रही हैं, या फिर जो भी हम देख रहे हैं कि कोस्टल एरियाज में सी लेवल राइज हो रहा है, आइस केप्स जो है आपकी मेल्ट हो रही हैं आर्कटिक रीजन में, तो वो एक लोकलाइज्ड है फ्रेंड्स। लेकिन जो ये मान लीजिए कहीं फ्लड आया, कहीं पे सुनामी आया, तो ये वो लोकलाइज्ड एरिया। लेकिन आपको कोविड-19 संपूर्ण विश्व को समान रूप से प्रभावित किया है। तो वो और ये इसमें अंतर है फ्रेंड्स। और इसीलिए कोई भी देश किसी भी देश का हेल्प नहीं कर पा रहा है, सभी अपने देशवासियों को बचाने का में लगे हुए हैं। और फिर ये कोविड-19 फ्रेंड्स जो है एक से बचने के लिए जो है हर कंट्रीज़ अपने अपने कंट्री में लॉकडाउन लगा रहे हैं, ताकि जो इसका फैलाव है, जो तेज़ी से फैल रहा है, उसको रोकने के लिए। तो लॉकडाउन फ्रेंड्स, अगर लॉकडाउन लगता है, लॉकडाउन को अगर इंक्रीज़ करते हैं फिर ज़्यादा दिन तक रहता है, तो जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जो अलग सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, डेली वेज अर्नर हैं, वो प्रभावित होंगे। लेकिन अगर हम लॉकडाउन को बंद कर देते हैं, मान लीजिए लॉकडाउन को जो है धीरे धीरे ओपन करते हैं, तो फिर जो मतलब जो इन्फेक्शन है उसका फैलने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। और नंबर ऑफ डेथ, जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं, एज्ड पर्सन है 60 अबव 50 अबव, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, उनको खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है अगर लॉकडाउन को ओपन किया जाएगा। तो ये दोहरी प्रॉब्लम, एक कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉब्लम पोज करता है। उसके बाद जब ये कोविड-19 फ्रेंड्स ख़त्म होगा, तो एक जो सभी की जो लाइफ है और वर्क है, गवर्नेंस स्टाइल है, ये सब प्रभावित होगी। कैसे प्रभावित होगी फ्रेंड्स? लाइफ हमारी कैसे प्रभावित होगी? हम सब जो है सैनिटेशन को इतना प्राथमिकता देने लगे हैं। और टूरिज़्म, मतलब जो हम लोग मतलब कि इंटरनेशनल और कंट्री में भी जो है ट्रैवल करना कम कोशिश करेंगे। लोग जो है ट्रैवलिंग करना कम करेंगे, तो ये इससे लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव आएगा। और वर्क कल्चर भी चेंज हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है मीटिंग्स से, और लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ये आगे भी जो है इसमें फिर चेंज आएगा वर्क कल्चर में भी, और गवर्नेंस स्टाइल भी चेंज होगा। कैसे होगा? क्योंकि इस क्राइसिस आने के बाद सरकार हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा स्पेंड करने का प्रयास करेगी और प्रोएक्टिव रहेगी कि कोई भी गलती ना हो जिससे फिर सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन हो, जैसा कि चाइना में हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में चेंज आएगा फ्रेंड्स। फिर आगे ये कहते हैं कि ये कोविड-19 से जब ख़त्म होगा तो उसके बाद
अलग अलग जो हमारे नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर हैं, मतलब जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर है, उसमें उनके रोल को फिर से क्या एनालाइज किया जाएगा कि कैसे उन्होंने कितना योगदान दिया है और कैसे क्या है। इसी में एक टर्म है हम सभी को जानना चाहिए, ये यूनिकॉर्न और सूनिकॉर्न इसमें मेंशन है। तो यूनिकॉर्न फ्रेंड्स क्या है? यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होते हैं, स्टार्टअप मतलब क्या है, जो पोटेंशियल ग्रोथ शो करते हैं और रिस्की भी होते हैं वो काफ़ी। तो यूनिकॉर्न कौन होते हैं? ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू जो है $1 बिलियन से वो या फिर उससे ऊपर हो। सूनिकॉर्न कौन होते हैं फ्रेंड्स? ऐसे स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बनने के पोटेंशियल जिनके अंदर हो। इसी में दो और टर्म है फ्रेंड्स, ये भी जान लीजिए आप। डेकाकॉन क्या है? डेका मतलब जो $10 बिलियन से जो कंपनी जिसकी वैल्यू जिस भी स्टार्टअप या कंपनी की वैल्यू $10 बिलियन से ऊपर हो या उसके बराबर हो। और हेक्टाकॉन क्या है फ्रेंड्स? ऐसे स्टार्टअप या कंपनी जिसकी वैल्यू $100 बिलियन से के बराबर या उसके ऊपर हो। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपको जानना जरूरी था फ्रेंड्स। आगे क्या है फ्रेंड्स कि इंडिया, फिर उसके बाद इंडिया के परस्पेक्टिव में ये बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म लाया। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना में उन्होंने जो है इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की थी, और फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना में उन्होंने जो है इसको एक्सक्लूसिवली मेंशन किया था, इंक्लूसिव ग्रोथ को। और फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी सेफ्टी नेट्स वगैरह जो भी कुछ प्रोग्राम्स आपके एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, पॉवर्टी रिलेटेड को भी जो है काफ़ी बढ़ावा दिया गया था। और फिर इसमें एक ये भी बात की गई थी कि रिफॉर्म विद द ह्यूमन फेस, वही जिससे हमने बात की कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी। उसके बाद क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फिर धीरे धीरे क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट का रोल है वो भी जो है हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में धीरे धीरे कम होने लगा है। और जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ है उसमें भी धीरे धीरे कम हो रहा है, इसमें ये बात करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे गवर्नमेंट सेक्टर को एक्लिप्स करते हुए दिख रहा है, अलग अलग सेक्टर में हम देख सकते हैं। उसके बाद आगे ये बात करते हैं, जो हमारा मार्जिनलाइज सेक्शन है वो जो है आज को कोविड-19 से काफ़ी प्रभावित हुआ है। जैसे कि हमारे फार्मर्स हो गए, फार्म लेबर हो गए, माइग्रेंट वर्कर हो गए, हम सब देख रहे हैं अनएम्प्लॉयड जो हैं, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, रूरल पुअर हैं, और जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं। तो ये सभी जो है आपके मार्जिनलाइज सेक्टर हैं। ये लॉकडाउन होने से ये इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसमें हम सब जानते हैं कि हेल्थ सेक्टर में जो है सरकार बहुत ही कम जीडीपी का परसेंटेज, जीडीपी का जो है खर्च करती है, एजुकेशन सेक्टर में कम करती है। तो जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो ये जो हमारे मार्जिनल सेक्टर है, सेक्शन है, उनको केटर करने के लिए उतना, मतलब अंडर फंडेड है, तो फिर उतना सही सेवाएं जो है प्रदान नहीं कर पा रहा है। और जो सरकार या फिर अलग अलग आप हम सब देख रहे होंगे कि लॉकडाउन से सुझाव आ रहे हैं कि आप वीडियो कॉलिंग करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। तो ये सब जो हमारे मार्जिनल सेक्शन हैं, इनके लिए ये सब निरर्थक हैं। जब उनके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो उनके लिए ये सब बातें सारी निरर्थक हैं। और फिर आगे ये बात करते हैं कि किसी स्टेट की जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो मार्जिनलाइज सेक्शन का उद्धार होना चाहिए। उनको जो है ज़्यादा वरीयता देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वही डिमांड क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स। अगर जो हम सब जानते हैं कि जितने भी जिनकी भी हम बातें की है अभी मार्जिनलाइज सेक्शन की, वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन के, तो अगर वो डिमांड नहीं करेंगे तो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कितना भी सप्लाई क्रिएट कर दे तो वो सब निरर्थक है फ्रेंड्स। तो डिमांड क्रिएट करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए कि इनको सही सुविधाएं प्रोवाइड करा जाए, उनको परचेजिंग पावर प्रोवाइड की जाए ताकि वो डिमांड क्रिएट कर सके। उसके बाद आगे ये बढ़ते हैं और कहते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या फ्रेंड्स, ये सोशल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है उसी का एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट को ये जो है एक इसमें कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसमें हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा इंडिविजुअल है, जो गवर्नमेंट है, और जो पब्लिक पॉलिसी है, उन तीनों के इंटर रिलेशनशिप को पे ये जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी फोकस करता है। और ये बताता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है ये बताता है, ये टर्म है फ्रेंड्स। तो इसके बाद आगे ये कहते हैं कि जो
स्टेट का रोल है उसको रिडिफाइन करना बहुत ज़रूरी है इस समय, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स क्या है, फिर आगे क्या 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 कहते हैं, कौन कौन से वो सेक्शन है जिस पे जो है हम लोगों को जो है सोचना चाहिए, गवर्नमेंट सोचना चाहिए। वो क्या है फ्रेंड्स कि जो इकोनॉमी है और स्टेट के रोल को जो है सोचना चाहिए, और जो इनइक्वलिटी असमानताएं हैं उसको दूर करने के लिए जो सरकार रिसोर्सेज एलोकेट करती हैं उस पे भी ध्यान देना चाहिए, और जो बेसिक नीड होती है ह्यूमन की उसको प्रोवाइड करने पे भी जो है फोकस करना चाहिए। और जो मार्केट का रोल है जो हमारा, मतलब जो हमारे प्राइवेट सेक्टर का रोल है, वो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, और जो हमारी सिविक एमिनिटीज़ हैं, वो चाहे सैनिटेशन हो, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, उसको प्रोवाइड करने में कितना योगदान होना चाहिए, ये भी इस पे भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है फ्रेंड्स। आगे कहते हैं जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं फ्रेंड्स कि जो सिटीजन है और जो गवर्नमेंट है, उनके रिलेशन को तय करना, और गवर्नमेंट का कितना रोल होना चाहिए कि उनके सिटीजन से कितने फ्रीडम को कर्टेल कर सकें, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रिवेसी और नेशनल सिक्योरिटी, हम सभी देखते हैं कि हम सभी बहुत सारे न्यूज़ आए होंगे जिसमें नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे पीपल की प्रिवेसी को ब्रीच करने का बहुत सारे हमने केसेस देखे होंगे। तो उन पे भी जो है रिविजिट, उन पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो लेजिस्लेचर हैं और एग्जीक्यूटिव हैं उनके बीच में जो संबंध है, उनका रोल डिफाइन करने की आवश्यकता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर है किसके बीच में, स्टेट के और यूनियन के, और स्टेट और जो हमारे लोकल गवर्नमेंट हैं उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो लोकल गवर्नमेंट का जो रोल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसको जो है सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट से लोकल गवर्नमेंट को लीगलाइज़ किया गया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, लेकिन उसका धीरे धीरे रोल कम हो रहा है, तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है फ्रेंड्स। और जब हमारा जब भी इलेक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, तो उस पर भी क्या बोलते हैं ध्यान देने की आवश्यकता है। और क्या इसमें आगे कह रहे हैं कि जो सर्विंग और जो रिटायर्ड मेंबर हैं हायर जुडिशरी के, उनके उस पर भी क्या बोलते हैं, उस पर भी एक डिबेट, उस पर भी क्या बोलते हैं बात करने की आवश्यकता है फ्रेंड्स। क्योंकि हमने अभी देखा है कि जो रंजन गोगोई थे उनको राज्यसभा का जो है मेंबर की जो है टिकट दिया गया है, तो फिर उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है फ्रेंड्स। तो इसकी इतनी सब बातें करते हैं, और लास्ट में ये कहते हैं फ्रेंड्स कि जब जस्टिस वेंकट चलैया कमीशन 2000 में एनडीए गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, और 2002 में उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने का, मतलब उसमें क्या अमेंडमेंट्स लाए जाएँ उसकी बात की थी। लेकिन वो जो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट जो आई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया उनके रिकमेंडेशन को। तो वो एक चांस था जितनी भी ये बातें किए हैं उसको दूर करने का, उस पर एक बार रिविजिट करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन वो चांस भी मिस कर दिया सारी जितनी भी सरकारें आई उसके बाद। अंत में कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में एक संस्कृत का श्लोक है, दुर्बलस्य बलम राजा, मतलब जो राजा होता है वो जो वीकर सेक्शन होता है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ना कि मार्केट करती है। तो ये इसी के साथ ये इस आर्टिकल को ये डिस्कस हो गया फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स, टेक ओवर फेयर्स। जैसा हमने देखा परसों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो एफडीआई है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज, मतलब जो हमारे लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, उस पे जो है अभी सरकार ने बैन लगा दिया है। तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि एफडीआई कैसे किन किन माध्यम से किन किन रूट से आता है। तो मुख्यतः दो रूट होता है, एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट रूट। तो ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि एफडीआई, कोई भी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो गवर्नमेंट या आरबीआई की परमिशन के बिना आप उस रूट से आता है और वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा है गवर्नमेंट रूट, जो इसमें क्या है, उसमें जो है गवर्नमेंट का परमिशन लेना अनिवार्य होता है फ्रेंड्स। तो ये दो रूट हो गए जिसके थ्रू हमारे कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है।
उसके बाद क्या इसमें आगे क्या कर रहे हैं आर्टिकल में, और देखिए क्यों क्यों किया गया है, जिससे जो हमारे चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं, और जो अभी हम सब जानते हैं कोविड-19 से जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो अभी सब क्रम्बल डाउन कर गए हैं। तो उससे उससे जो हमारा चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं, उसको उस सिचुएशन को टैप करके उसको टेक ओवर ना कर ले। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने एफडीआई जो ऑटोमेटिक रूट से क्या बोलते हैं बैन कर दिया है, ताकि उन पे टैप किया जा सके, उन पे नज़र रखी जा सके, ताकि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, वो जो है बुरी तरह प्रभावित ना हो। तो इसमें एक टर्म है फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं इक्विटी क्या होता है फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। तो इक्विटी शेयर एक होता है शेयर, और एक होता है इक्विटी शेयर। शेयर मतलब सिंपल, आप जो जितने भी शेयर कोई भी कंपनी में आप शेयर ले रहे हैं, तो सिंपल सा शेयर। और इक्विटी शेयर क्या होता है फ्रेंड्स, इक्विटी शेयर मतलब होता है आप अगर आप एक शेयर लेते हैं, मतलब आप उसके रियल ओनर होते हैं कंपनी के, और जो भी मीटिंग होती है कंपनी में, उसमें आपका वोटिंग राइट होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ शेयर लेते हैं तो फिर उसमें वोटिंग राइट नहीं होता आपका, और जितनी भी कंपनी की वर्किंग होती है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप इक्विटी शेयर लेते हैं। और जो डिविडेंड होता है, मतलब कि जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो डिफ़र भी कर सकता है इक्विटी शेयर में। लेकिन अगर आप मात्र शेयर लेते हैं तो उसमें फिक्स रहता है, आपको उतना शेयर मिलेगा, प्रॉफिट मतलब उतना प्रॉफिट मिलेगा। इक्विटी शेयर में ये जो है डिफाइन नहीं होता है फ्रेंड्स। तो और भी कंट्रीज़ जो कि इंडिया ने स्टेप लिया है, और भी कंट्रीज़ ने लिया है, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया ने लिया है, इटली ने लिया है, स्पेन ने लिया है, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने भी लिया है, सिमिलर स्टेप लिए हुए हैं। और फ्रेंड्स आगे क्या कहते हैं कि आगे बात करते हैं कि चाइना का इन्वेस्टमेंट अपने इंडिया में कितना है। तो लास्ट 5 ईयर में इंडिया का जो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, वो $26 बिलियन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। और चाइना ने सिर्फ ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्री, मतलब कौन सी इंडस्ट्री, जिसका फिजिकल प्रेजेंस हो अपने कंट्री में, सिर्फ उन्हीं उसमें ही नहीं है, बल्कि जो क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम जान लेते हैं कि ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्री क्या होती है। मतलब जिसका फिजिकल प्रेजेंस हो, मतलब जिसका ऑर्गेनाइजेशन और बिल्डिंग वगैरह हो, स्ट्रक्चर हो। एक तो ये हो गया, और एक हो गया मान लीजिए जो ऑनलाइन तरीके से सिर्फ काम, जिनका फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, जो सिर्फ क्या बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस या फिर इंटरनेट बेस होते हैं, वो और ब्रिक मॉर्टर इंडस्ट्री में ये डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। तो चाइना ने ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्री में ही नहीं किया है इन्वेस्टमेंट, बल्कि जो अलग अलग तुम्हारे आपके फिनटेक स्टार्टअप हैं, पेटीएम हो गया, स्टार्टअप हैं आपके पेटीएम, स्विगी, ओला, जोमेटो, बिग बास्केट, इसमें जो वहाँ के प्रमुख इन्वेस्टर्स हैं, अलीबाबा, टेंसेंट, इसमें बहुत ही ज़्यादा फंड किए हुए हैं। उसके बाद आगे ये कहते हैं कि जो इंडिया ने स्टेप लिया है, ये क्या सही स्टेप है, नहीं सही स्टेप है। फिर आगे ये सुझाव देते हैं कि जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं। ग्रीन फील्ड होता है इन्वेस्टमेंट, और एक होता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड होता है मतलब इन्वेस्टमेंट कि जब कोई बिल्कुल नई कंपनी जो है, कोई बाहर का या फिर कोई इस कंट्री का इन्वेस्टर जो है इस्टेब्लिश करता है, और एमएनसी जो है बिल्कुल नया वेंचर, नया ऑपरेशन फैसिलिटी जो है उसमें जो है एम्प्लॉय करती है। लेकिन जॉब का दूसरी तरफ हमने क्या बात की, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। उसमें क्या होता है कि एग्जिस्टेंट, मतलब मान लीजिए कोई भी कंपनी है एग्जिस्टेंट, उसमें क्या बोलते हैं कंपनी इन्वेस्ट करती है। और इसमें ख़तरा ये होता है कि इसका एक मेजर ड्रॉबैक भी ये है कि जो कंपनी इन्वेस्ट करेगी वो उसको टेक ओवर डोमेस्टिक, मान लीजिए कोई भी चाइना कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है डोमेस्टिक कंपनी में, तो उसको टेक ओवर भी कर सकती है। और ये कैसे होता है फ्रेंड्स, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ये मर्जर से भी होता है। मान लीजिए कोई 2 कंपनी मर्ज कर ली, या फिर उसको एक्वायर कर ली, तो वो फिर ये होता है फ्रेंड्स। तो ये आपका हो गया ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें ये कहते हैं कि जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है, इसको जो है, जो भी सरकार ने लगाया है, बैन लगाया है, इसे बाहर रखना चाहिए था। और जो भी आपके इन्वेस्टर हैं, जो आपके वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, वेंचर इन्वेस्टर होते हैं, ये क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो पहले हम जानते हैं कि वेंचर मतलब क्या होता है। वेंचर मतलब वो होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो बिल्कुल नए हों, और उनके साथ एक मतलब ऐसे प्रोजेक्ट, वेंचर मतलब कि ऐसे प्रोजेक्ट, या फिर कोई भी मान लीजिए आप वेंचर
करते हैं कि मतलब हम आप मान लीजिए पहाड़ पे चढ़ गए या माउंटेन चढ़ रहे हैं या फिर हिमालय पे चढ़ रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आगे कितने रिस्क हैं, क्या क्या आगे हो सकते हैं, तो वो वेंचर होता है। तो ऐसा प्रोजेक्ट भी होता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन उससे जुड़े कितने प्रॉब्लम्स हैं और कितने रिस्क जुड़े हुए हैं ये पता नहीं होता है। तो वही होता है आपका वेंचर कैपिटल, मतलब ऐसे कैपिटल और मतलब ऐसा कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हैं किसमें, ऐसे प्रोजेक्ट में जो बहुत रिस्की होता है लेकिन उसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो ये आपका वेंचर कैपिटल फंड होता है। तो गवर्नमेंट को ये सुझाव देते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर को जो है डिस्टिंक्शन इनको जो है अलग अलग इनको डिफ़ाइन करना था, इनको अलग डिफ़ाइन करना था। तो ये कह रहे हैं फ्रेंड्स। और आगे क्या कह रहे हैं इसमें, आगे क्या करना था सरकार को कि जो एफडीआई रूट, जैसे अगर मान लीजिए चाइना जो है मॉरिशस में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि सरकार ने ये गाइडलाइन दिया है कि जो लैंड बॉर्डर इंडिया का टच करता है वही कंट्रीज़ के ऊपर बैन लगाएंगे ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। लेकिन जो मान लीजिए मॉरिशस में कुछ चाइनीज़ इंडस्ट्री ने जो है वहाँ पे या फिर स्टार्टअप ने जो है इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो माल उसके थ्रू इंडिया में आता है, तो उस पे जो है उसको भी ध्यान देना चाहिए। उस पे वो भी एक सीरियस क्या बोलते हैं कंसर्न हो सकता है, उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये है फ्रेंड्स, इसमें ये आर्टिकल इसमें डिस्कस किया गया। ये आर्टिकल छोटा सा है। जो हमारे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं मून जे इन, उस मीन साउथ कोरिया में अभी इलेक्शन हुआ और वो फिर से क्या बोलते हैं राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये सिर्फ ये इस आर्टिकल में ये हम जानना चाहते हैं। और ये नेक्स्ट आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स, द इनविजिबल फेस ऑफ फॉल आउट। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये जो कोविड-19 से जो हमारे वुमेन सेक्शंस हैं वो कितने प्रभावित हुए हैं इस पूरे आर्टिकल में बात की गई है। तो ये फ्रेंड्स शुरुआत करती हैं कि जो भी ये पैंडेमिक आया है कोविड-19, इससे जो एक आप सबको इकोनॉमिकली, सोशोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली भी एक इम्पैक्ट डाला है, हम सब जानते हैं, हमने डिस्कस किया अभी पहले। और उसके बाद क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आगे कि लेकिन जो वुमेन सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और वो अननोटिस्ड हैं। और फिर उसके बाद आगे ये बोलती हैं कि जो पहले क्राइसिस आई हैं उसके बारे में कुछ मेंशन करती हैं कि जैसे 2004 में जब सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, तो उसमें कम से कम 2 लाख लोग मारे गए थे। मतलब उसमें इंडिया से भी थे, काफ़ी और भी कंट्री से थे, इंडोनेशिया वगैरह मारे गए थे। और उसमें जो हर चौथा पर्सन था वो वुमेन्स थी। और क्या बोलते हैं इसमें ये ऐसा क्यों था फ्रेंड्स कि जो हम सब जानते हैं कि जो केयर टेकर, मेनली जो केयर टेकिंग काम होता है वो वुमेन्स को जो है ज़्यादा असाइन करते हैं लोग, क्योंकि वो उनके अंदर एक हॉस्पिटैलिटी का कल्चर होता है और उनके अंदर हॉस्पिटैलिटी बिहेवियर होता है, तो इसीलिए उनको ज़्यादा करते हैं। और वो क्यों क्या बोलते हैं हर चौथा व्यक्ति जो है वुमेन्स निकली थी, वुमेन्स की डेथ हुई थी, क्योंकि वो जब उनको केयर टेकिंग का रोल ज़्यादा असाइन किया जाएगा तो वो स्विमिंग नहीं कर पाएंगे, क्लाइंब नहीं कर पाएंगे, तो उनकी मृत्यु ज़्यादा हुई थी इसमें। और फिर क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बाकी जो और वुमेन्स थी उस सुनामी के दौरान काफ़ी उनको सेक्सुअल अब्यूज़ के भी केसेस आए थे और काफ़ी वुमेन्स जो है होमलेस हो गई थी। और फिर आगे बात करती हैं कि यूएसए में भी जब काफ़ी टोर्नेडो आते हैं वहाँ पे, तो वुमेन्स जो है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। और कोई भी कैलेमिटी आती है तो वुमेन्स की जो जॉब होती है वो ख़तरे में आ जाती है, क्योंकि जो है जब कैलेमिटी आती है तो जो पुरुष वर्ग है वो ज़्यादा काम करते हैं और फिर जो वुमेन्स होती हैं उनको घर का काम देखना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है। तो वुमेन्स की जॉब, मान लीजिए जो वुमेन्स जॉब करती हैं वो ज़्यादा प्रभावित होती हैं। और अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक स्लो डाउन से जो है काफ़ी वेज कट हुआ है अलग अलग सेक्टर में वुमेन्स का। और जेंडर डिस्पैरिटी भी देखते हैं हम लोग कि जो है मेंस को ज़्यादा वेज मिलता है, वुमेन्स को कम मिलता है। और केरला फ्लड में भी हमने फिर तीसरा एग्जांपल देती हैं कि जो केरला फ्लड में जो 2018-19 में आया था, उस दौरान भी जो है काफ़ी जो किचन्स वगैरह था सबका घर डिस्ट्रॉय हो ही गया था, तो किचन भी डिस्ट्रॉय हुआ था। तो वुमेन्स जो है काफ़ी बाहर खाना बनाना पड़ता था उनको, तो वो भी उससे भी काफ़ी वो लोग प्रभावित हुई थी केरला फ्लड के टाइम। उसके बाद अभी करंट पैंडेमिक
से जुड़े हुए क्या इश्यूज़ हैं वुमेन से रिलेटेड, उसकी बात करती हैं। तो ये कहती हैं कि जो है जो WHO के डेटा से ये हम जान पाए हैं कि जो 70% हैं हेल्थ वर्कर पूरे विश्व में, वो वुमेन्स हैं, और जो 79% नर्सेज हैं वो वुमेन हैं। नर्सेज में आपके ब्रदर्स भी होते हैं, मेंस भी होते हैं, लेकिन जो 79% है वो वुमेन्स हैं। और इंडिया में जो हम सब जानते हैं आशा वर्कर होती हैं। आशा क्या मतलब फ्रेंड्स, आप जान लेते हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये क्या है फ्रेंड्स, ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में इनको इंस्टीट्यूट किया गया था। कौन किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जो 2005 में ये मिशन लाया गया था। तो इनका हम रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक शॉर्ट में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो इनका रोल क्या होता है फ्रेंड्स, वुमेंस को मोटिवेट करना कि जो उनका डिलीवरी हो वो हॉस्पिटल में हो, ताकि ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में हो और सेफ डिलीवरी हो, तो इससे जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो उसको वो इम्प्रूव हो। और क्या है दूसरा रोल, क्या है इनका, जो चिल्ड्रन को क्या बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, उनको टीकाकरण हो क्लिनिक्स में, तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। फैमिली प्लानिंग के लिए इंकरेज करना तीसरा इनका बड़ा रोल होता है। चौथा क्या है फ्रेंड्स, जो बेसिक इलनेस है और फर्स्ट एड प्रोवाइड करना। पांचवा क्या है फ्रेंड्स, डेमोग्राफिक रिकॉर्ड, पॉपुलेशन, मतलब कि लिटरेट कितने हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितना हेल्थ सिचुएशन क्या है, उसको जो है उस रिकॉर्ड को ये मेंटेन करती हैं। और विलेज की सैनिटेशन, जो विलेज की साफ़ सफाई है उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाना, ये कुछ इनके रोल हैं फ्रेंड्स। तो अभी आशा वर्कर काफ़ी प्रभावित हुई इससे, और हमने कुछ इंसिडेंट देखे हैं जिनमें काफ़ी उन पे अटैक हुए हैं। कोविड-19 में जो है हमने काफ़ी देखे, तो उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। और हमने ये भी देखा, और हम सब जानते हैं कि मतलब ट्रेडिशनली ये देखे हैं कि जो वुमेन्स का रोल होता है वो घर में जो है वो डिवाइड होता है काफ़ी। और मतलब जो हाउस होल्ड वर्क होता है वो वुमेन्स को ज़्यादा करना पड़ता है, मेंस नहीं करते हैं मेनली। और क्या इसमें आगे बता रहे हैं फ्रेंड्स कि उनको फियर ऑफ जॉब लॉस भी होता है, क्योंकि जब उनको इतना ज़्यादा घर काम करना पड़ेगा तो उनको मेंटली और फिज़िकली भी वीक हो जाएंगी, तो वो जॉब कम करना प्रेफर करती हैं फ्रेंड्स। तो ये ट्रेडिशनली ऐसा पाया गया है, लेकिन धीरे धीरे इसकी सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हो रही है। अभी फिर आगे क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स, अभी करंट क्राइसिस में क्या बता रहे हैं कि जो लो इनकम ग्रुप हैं वो ऑलरेडी जॉब लॉस फेस कर रहे हैं, एंग्जाइटी उनके अंदर आ गया है। तो मतलब जब उनके पास पैसे नहीं हैं तो काफ़ी वो डिप्रेशन में चले गए हैं, और इससे जो डोमेस्टिक वायलेंस है वुमेंस पे वो काफ़ी बढ़ गया है। और जो डेली वेज वर्कर हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे अल्कोहल क्योंकि वो डेली करते हैं, तो उससे भी वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं फ्रेंड्स। और इससे जो वुमेन का अब्यूज़, वुमेन का उनके ऊपर वायलेंस है वो काफ़ी बढ़ गया हुआ है। और फिर आगे क्या उसमें बात करती हैं कि वुमेन्स, ये इसमें ये एक रिसर्च में काफ़ी रिसर्च पाया गया है कि वुमेन्स डिप्रेशन की ज़्यादा शिकार होती हैं बजाय मेंस की। क्यों होती हैं? क्योंकि उनके काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से पहले काफ़ी उनके मूड स्विंग होते हैं, पेन होता है वो। और प्रेगनेंसी रिलेटेड डिप्रेसिव कंडीशन, मतलब जब प्रेगनेंसी के टाइम उनको नींद नहीं आती, काफ़ी उनको प्रॉब्लम होती है, तो ये इश्यूज़ भी होते हैं। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन, मतलब जब बेबी हो जाता है उसके बाद भी काफ़ी वो डिप्रेस रहती हैं वो, तो मतलब क्योंकि उनको काफ़ी क्योंकि वो सब झेल कुछ होती हैं, कुछ लोग नहीं झेल पाती हैं। और फिर क्या होता है फ्रेंड्स, काफ़ी और भी सिम्टम्स होते हैं जिससे उनको डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये सब बातें जो है डिस्कस नहीं की जाती हैं, ये सब बातों को जो है मेंशन नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में एक कल्चर ऑफ साइलेंस है। उनको कहा जाता है कि ठीक है ये सब हो, ये सब को झेलना पड़ता है, इस पे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। और मेंस में भी ये इससे जुड़े हुए जो हमने बातें की, इससे ये मेंस भी अवेयर नहीं रहते हैं, तो वो भी ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं वुमेन्स का। और फिर आगे ये बात करती हैं कि 2015-16 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये पाया गया है कि जो 30% वुमेन हैं 15 से 49 ईयर्स के एज ब्रैकेट में, वो क्या बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है। मतलब 30% वुमेन जो है वो मतलब 15 से 49 जो एज ब्रैकेट है इसमें डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा एक बड़ा मात्रा में ये लोग जो है इनके ऊपर अत्याचार होता है।
और अभी रिसेंट रिपोर्ट में कोविड-19 के टाइम जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो हमारा है, उसमें ये पाया गया है कि जो 587 कंप्लेंट्स आई हैं 27 मार्च से 16 अप्रैल के बीच में, जो भी मतलब कि वुमेन्स रिलेटेड, तो जिसमें 239 आपका डोमेस्टिक वायलेंस से है। तो ये एक बड़ा स्केल है और इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन कई केसेस ऐसे होंगे डोमेस्टिक वायलेंस के जो रिपोर्ट ही नहीं किए गए होंगे, और क्योंकि उन पुलिस का एक्सेस भी नहीं है तो फिर वो तो अभी अनरिपोर्टेड होंगे, उसका मेंशन ही नहीं है, उसको उसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो आगे ये कहती हैं कि कैसे इसको दूर किया जाए, कैसे इन सब इश्यूज़ को दूर किया जाए कोविड-19 के टाइम। तो आशा, इसमें कहते हैं कि जो आशा वर्कर हैं वो इस समय काफ़ी, उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, उस पर ध्यान देना चाहिए और एक एक्सक्लूसिव सेल बनाना चाहिए जिससे जो डोमेस्टिक वायलेंस का और जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वुमेंस का, वो एड्रेस करना चाहिए। और जो मेंस हैं, मेंस से कन्वर्सेशन करना चाहिए इन सब बारे की बातों में, ताकि वो भी हेल्प आउट करें वुमेंस का, क्योंकि समान रूप से सभी इससे प्रभावित हैं, लेकिन जो वुमेंस हैं वो ज़्यादा प्रभावित हैं। तो मेंस का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, कन्वर्सेशन करनी चाहिए उनसे। और अल्कोहल कंजम्पशंस पे उनको एक ऑनलाइन क्या बोलते हैं, काउंसलिंग करनी चाहिए, ताकि वो अल्कोहल कंज्यूम जो एक टेंडेंसी है उनके अंदर वो कम की जा सके। और कुछ NGOs का भी हेल्प लेना चाहिए, और कुछ जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, PhD धारक हैं, उनसे भी जो उनका भी हेल्प लेना चाहिए, ताकि जो है उनका वो किया जाए। और टीचर्स और वॉलंटियर्स, जैसे केरला में देखिए 2-2.5 लाख क्या बोलते हैं वॉलंटियर्स जो है सबको गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी होना चाहिए। और कुछ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो है ये जो प्रॉब्लम है वुमेन्स रिलेटेड उसको दूर किया जाए। और अंत में कहते हैं जो हेल्पलाइंस होता है, जो हेल्पलाइन नंबर होता है, उसमें हमेशा वुमेन्स को ही जो है बैठाया जाता है हेल्पलाइन में। तो उसमें मेंस का भी जो भी मेन वुमेन्स का होता है हेल्पलाइन, उसमें सिर्फ वुमेन्स को बैठाया जाता है। तो ये एक टिपिकल सोच है, उसमें मेंस को भी बैठाया जाए, ताकि तभी मेंस को ये आभास होगा कि कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए, तभी उनको आभास होगा और उसको तभी वो अपने फैमिली में और समाज में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये पूरा